मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पाठ प्रथम के राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। राजपूत मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण शक्ति रही है। इस शक्ति के द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लगातार लोहा लिया गया। विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से खदेड़ने हेतु इन शक्तियों ने निरंतर संघर्ष किया और इस संघर्ष के दौरान इनकी आपसी फूट के कारण व विदेशी जानकारी के अभाव के कारण इन्हें विदेशी आक्रमणकारियों के आगे फिर नतमस्तक होना पड़ा, अर्थात इन्हें पराजित होना पड़ा। लेकिन पराजित होने के बाद में भी ये शक्ति समाप्त नहीं हुई, अपितु इस शक्ति ने अपने अन्य केंद्रों पर जाकर के अपनी शक्ति को बनाए भी रखा। तो इसलिए हमारे लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, राजपूत कौन थे इत्यादि। राजपूत कौन थे, यह प्रश्न आज भी विवादास्पद है। राजपूत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी में ही मिलता है। राजपूत या राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द का विकृत रूप है। श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति की विवेचना करते हुए लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाणभट्ट के हर्षचरित और कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री हेनसांग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजपूतों को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। श्री ओझा के इस कथन से इस शब्द की प्राचीनता स्पष्ट हो जाती है। वेद और उपनिषदों में भी राजन शब्द का प्रयोग हुआ है और वहाँ से लगाकर 16वीं शताब्दी में चंद्रप्रदायी द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासों में राजपूत शब्द का प्रयोग किसी जाति विशेष के लिए न होकर योद्धा अथवा क्षत्रिय राजकुमारों के लिए किया गया है। मुसलमानों के आक्रमण के पूर्व यहाँ के सभी शासक क्षत्रिय कहलाते थे, अतः जाति के रूप में राजपूत शब्द का प्रयोग मुसलमानों के आगमन से होने लगा। जैसा कि जगदीश सिंह गहलोत ने लिखा है कि मुसलमानों के आक्रमण तक यहाँ के राजा क्षत्रिय ही कहलाते थे। बाद में इनका बल टूट गया और वे स्वतंत्र राजा के स्थान पर सामंत नरेश हो गए। मुसलमानों के समय में धीरे धीरे इन राजाओं की जाति के लिए राजपूत या राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार मुसलमानों ने सने सने क्षत्रिय कुलों को पराजित कर उन्हें राजविहीन कर दिया। राजवंशीय होने के कारण सत्ताहीन क्षत्रिय भी राजपूत कहलाते थे। उच्चारण की सुविधा के कारण मुसलमानों ने राजपूत कहना आरंभ किया और तभी से राजपूत शब्द एक विशेष जाति के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। श्री ओझा ने भी इसी मत को स्वीकार करते हुए लिखा है कि मुसलमानों के राजत्व काल में क्षत्रियों के राज्य क्रम से अस्त होते गए और जो बचे उनको मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, अतः वे स्वतंत्र राजा न रहकर सामंत से बन गए। ऐसी दशा में मुसलमानों के समय राजवंशी होने के कारण उनके लिए राजपूत नाम का प्रयोग होने लगा। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल से लेकर मुसलमानों के आक्रमण तक राजपूत शब्द का प्रयोग कुलीन क्षत्रिय के अर्थ में किया जाता रहा। महाभारत में भी राजपुत्र शब्द का प्रयोग कुलीन क्षत्रिय के अर्थ में किया गया। महाभारत के विराट पर्व में द्रौपदी को राजपुत्री कुलीन छत्राणी के अर्थ में कहा गया है। अतः 8वीं शताब्दी तक इस शब्द का प्रयोग जाति के लिए न होकर शासक वर्ग के लिए अथवा कुलीन क्षत्रियों के लिए किया जाता था। जैन और बौद्ध ग्रंथ भी 7वीं शताब्दी तक राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। अतः हम निश्चय पूर्व कह सकते हैं कि चाणक्य, कालिदास और बाणभट्ट के राजपुत्र मुसलमानों के समय अपने राज्य खोकर राजपूत बन गए। राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न अभी तक विवादास्पद बना हुआ है। इस संबंध में विद्वानों ने अपने अपने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। राजपूत स्वयं को वैदिक आर्यों से संबंधित सूर्य तथा चंद्रवंशी बताते हैं। इसी मत के आधार पर राजपूतों की सभी
शाखाओं ने किसी न किसी प्रकार अपना संबंध इन वंशों से स्थापित कर लिया है। प्रतिहार राजपूत अपने को राम के भाई लक्ष्मण की संतान बताते हुए सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं। एक अनुश्रुति के अनुसार चंदेलों की उत्पत्ति चंद्रमा तथा ब्राह्मण गंधर्व कुमारी से हुई। चालुक्यों को हारित ऋषि के कमंडल के जल से उत्पन्न बताते हैं। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। इन उदाहरणों से तथा राजपूत शब्द की प्राचीनता से राजपूतों की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत यही स्पष्ट होता है कि राजपूत वैदिक आर्यों से संबंधित उच्च कुल के क्षत्रिय थे तथा राजपूत शब्द राजपूत का ही विकृत रूप है, जिसका व्यापक प्रयोग मुसलमानों के आगमन के साथ ही शुरू हो गया था। अब हम राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो विभिन्न मत हैं उनकी समीक्षा करते हैं। पहला एक मत लेते हैं, जैसे वैदिक क्षत्रियों की संतान। प्रत्येक शासक के दरबारी लोग उसे देवतुल ईश्वर द्वारा भेजा गया तथा देवताओं की संतान बताते हैं। यही परंपरा राजपूतों पर भी लागू होती है। मनुस्मृति में क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई है। ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय ब्रह्मा की बाहों से उत्पन्न हुए हैं। इन दोनों ग्रंथों के आधार पर क्षत्रिय का काम निर्बल लोगों की रक्षा करना है। 7वीं शताब्दी के बाद क्षत्रियों ने अपना महत्व खो दिया और वे अब अन्य 3 वर्णों की रक्षा नहीं कर सके, किंतु उनके ब्रह्मा की संतान होने की कहानी को महत्व प्राप्त होने लगा। चारणों और भाटों ने उनकी खोई हुई महिमा को पुनः दोहराने के लिए उन्हें ब्रह्मा की संतान बताकर उनकी उत्पत्ति का दैविक शक्ति सिद्धांत दोहराया। इसी प्रकार एक शिलालेख में 10वीं शताब्दी के साहित्य द्वारा राजपूतों की देवकुल या दैविक शक्ति द्वारा उत्पत्ति बताई गई है। इन विवरणों से स्पष्ट है कि राजपूत यदि रामायण और महाभारत काल के राम और कृष्ण के वंशज हैं तो वे भारतीय हैं और वैदिक आर्यों की संतान हैं। श्री ओझा श्री वैद्य महोदय भी राजपूतों को भारतीय आर्यों की संतान बताते हैं। उनके कथनानुसार राजपूत लोग प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा शस्त्र की पूजा किया करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में उनका विश्वास था। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। क्षत्रियों ने वैदिक सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी। रामायण और महाभारत में क्षत्रियों के लिए जो नैतिक आचरण के नियम निर्धारित किए गए हैं उनका पालन राजपूतों ने मुसलमानों से हुए युद्धों में किया था। इस प्रकार श्री ओझा व श्री वैद्य ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना है। यद्यपि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होने की अनुश्रुति को महत्व देना युक्ति संगत नहीं है, तथापि यह भी संभव नहीं है कि क्षत्रियों की प्राचीनता के प्रति आंख मूंद ले जाए। अग्निकुंड से उत्पत्ति। चंद्रबरदाई ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त तथा ऋषि धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। उस समय दैत्य मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर उनके यज्ञ को अपवित्र कर रहे थे। अतः इन दैत्यों का अंत करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने उसी यज्ञ के कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक और प्रतिहार कहलाए। किंतु जब ये तीनों ही रक्षा करने में असमर्थ हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो हट्टा कट्टा और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। इसी योद्धा ने आशापुरी को अपने देवी मानकर दैत्यों को मार भगाया। इस प्रकार राजपूतों का जन्म हुआ। परवर्ती चारणों और भाटों ने क्षत्रियों की इस उत्पत्ति को सत्य मानकर अपने ग्रंथों में इसी कहानी को दोहराया है। इतिहास का कोई भी विद्यार्थी आधुनिक काल में यह मानने को तैयार नहीं होता कि अग्नि से भी मनुष्य रूपी योद्धा उत्पन्न किए जा सकते हैं। श्री जगदीश सिंह गहलोत ने लिखा है कि यह सब पृथ्वीराज रासो की रचयिता के दिमाग की उपज है। आधुनिक खोजों के अनुसार अग्निवंशी कोई स्वतंत्र वंश नहीं माना जा सकता। अतः श्री गहलोत ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार नहीं किया। इसके अतिरिक्त आधुनिक विद्वानों ने तो पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर ही संदेह कर दिया है। कुछ विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में जो क्षत्रिय बौद्ध बन गए थे उन्हें अग्नि यज्ञ द्वारा पवित्र कर वापिस क्षत्रिय बनाया होगा, इसलिए वे लोग अग्निवंशी कहलाए। दूसरा मत यह भी है कि प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि लोगों की यज्ञ द्वारा शुद्धि कर उन्हें क्षत्रिय बनाया होगा, इसलिए उन लोगों ने अपने आप को अग्निवंशी कहना प्रारंभ कर दिया। अग्निकुंड से संबंधित एक मत यह भी है कि विदेशी शक, हूण, यूची आदि जो स्थायी रूप से भारत में बस गए थे उनकी यज्ञ द्वारा शुद्धि करके उन्हें क्षत्रिय में मिला लिया गया होगा। क्योंकि ये विदेशी लड़ाकू जाति के थे, इसलिए इन्हें क्षत्रियों में ही मिलाया गया था।
एक आधुनिक विद्वान का मत है कि वे अग्निहोत्री ब्राह्मण थे और जब उन्होंने अग्नि पूजा छोड़कर शस्त्र हाथ में ले लिए तब वे अग्निवंशी क्षत्रिय कहलाए, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने की कोई नई बात नहीं थी। इन मतांतरों के बीच अग्निकुंड की सत्यता इतनी मात्र हो सकती है कि ऋषियों ने बौद्ध धर्म के अनुयायी क्षत्रियों को अथवा आदिवासी क्षत्रियों को शक, हूण, युचि आदि विदेशियों को यज्ञ द्वारा शुद्धि कर क्षत्रिय बनाया होगा। पाश्चात्य विद्वान विलियम क्रुक ने लिखा है कि अग्निकुंड से तात्पर्य अग्नि द्वारा शुद्धि से है। इस हवन कुंड के द्वारा क्षत्रियों को शुद्ध किया गया ताकि वे पुनः हिंदू जाति में प्रविष्ट हो सकें। इस आधार पर ही कुछ विदेशी विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि राजपूत विदेशी थे जो अग्नि संस्कारी द्वारा सुसंस्कृत कर जाति व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय मान लिए गए। किंतु अग्निकुंड की यह कथा सर्वथा निर्मूल बात है जिसे आज के युग में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों से उत्पत्ति। सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति किसी विदेशी ब्राह्मण से बताई। तदंतर तो अनेक विद्वानों ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से ही बता दी। मंडोर के प्रतिहार ब्राह्मण वंश के थे। इनके पूर्वज ब्राह्मण हरिश्चंद्र तथा उनकी पत्नी माद्रा की संतान थी। इसी प्रकार आबू के प्रतिहार वशिष्ठ ऋषि के संतान थे। कुछ विद्वानों का मत है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे। इस सिद्धांत का प्रादुर्भाव इसलिए भी हुआ है कि ब्राह्मण पहले राजा भी हुआ करते थे। रावण ब्राह्मण था तथा लंका में राज्य करता था। कहीं कहीं तो ब्राह्मण राजा से भी श्रेष्ठ होते थे। मिथिला का राजा जनक तथा अयोध्या का राजा दशरथ ब्राह्मण ऋषि विश्वामित्र से हाथ जोड़कर बात करते थे। कुछ प्राचीन साहित्यकार कृतियों में भी, विशेष तौर पर पिंगल सूत्र कृति में भी राजपूतों को ब्राह्मण संतान बताया है। आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहे दत्त का वंशज बताया है। श्री ओझा ने भी इस मत को स्वीकार किया है। क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति। इतिहासकार वीरेंद्र रावणा का मत है कि वर्ण व्यवस्था से पूर्व ऋषि मुनियों ने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कबीलों को अपने आसपास सुरक्षा के लिए खड़ा किया और परखा। जो समूह उनकी सुरक्षा के कार्य में खरे उतरे उन्हें क्षत्रिय वर्ण घोषित कर दिया गया और स्वयं अपने आप को बुद्धिजीवी मानकर ब्राह्मण वर्ण कहलाए। जब वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होकर कर्म के आधार पर जातियों में विभक्त होने लगी तो क्षत्रिय वर्ण से जुड़े कई समूह और जातियाँ शुद्ध वर्ण में समाहित होने लगी और उच्च वर्णों द्वारा इनका शोषण भी किया जाने लगा। क्षत्रिय वर्ण से निकलकर सबसे बड़ी जाति राजपूत बनी, जिसका भी आगे चलकर सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर विघटन हुआ एवं भूमिहीन राजपूतों के विकटित समूह को सामंतवाद से पद सूचक जाति नाम से प्रयोग किया गया। आगे चलकर भारत सरकार के प्रथम ओबीसी आयोग के व बाद में मंडल आयोग ने रावणा राजपूत को जाति के रूप में ओबीसी की सूची में सम्मिलित किया। सूर्य व चंद्रवंशी। 10वीं शताब्दी में चारणों ने जो राजपूतों का इतिहास लिखा उसमें उन्होंने राजपूतों को सूर्य व चंद्रवंशी बताया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब दूसरे लोगों ने अपनी उत्पत्ति देवताओं से बताना आरंभ किया तब क्षत्रियों ने भी अपने आप को रघुवंशी और भगवान राम के वंशज का कहना आरंभ कर दिया। चारणों ने अपने संरक्षकों को ऊंचा दिखाने के लिए इसे स्वीकार कर लिया। कुछ शिलालेख भी ऐसे मिले हैं जिनमें राजपूतों को सूर्य व चंद्रवंशी कहा गया है। इस संबंध में चित्तौड़ में 1274 ईस्वी का शिलालेख तथा अंकलेश्वर में 1285 ईस्वी का शिलालेख विशेष उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त तेजपाल मंदिर से 1230 ईस्वी में प्राप्त शिलालेख में राजा धूम्रपाल को सूर्यवंश कहा गया है और सीकर जिले में हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। इस प्रकार ऐसे अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनमें राजपूतों को सूर्य व चंद्रवंशी बताया गया है। वेदव्यास ने भी सूर्य पुत्र व्यवस्थ मनु से लेकर रामचंद्र तक सूर्यवंश के 57 राजाओं के नामों का उल्लेख किया है। पुराणों के आधार पर और विशेषकर अग्नि पुराण के अनुसार चंद्रवंशी कृष्ण, अर्जुन तथा सूर्यवंशी राम और लवकुश के वंशज राजपूत थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी लिखा कि अग्निकुंड का सिद्धांत चारण भाट की मानसिक कल्पना थी जिसका एकमात्र आधार अपने संरक्षकों के लिए उच्च कुल की तलाश करना था। राजपूत सूर्य व चंद्रवंशी थे, किंतु आज के वैज्ञानिक युग में इस कथन में कितना बल है इसका अनुमान तो स्वयं इतिहास के विद्यार्थी लगा सकते हैं। विदेशियों की संतान। भारत की आधुनिक जातियां विदेशों से आई थी और फिर यहीं पर अपना स्थायी निवास बनाकर भारतीय धर्म और संस्कृति को अपना लिया। इसी आधार पर
कुछ भारतीय और कुछ विदेशी विद्वानों ने राजपूतों को विदेशी मान लिया। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सिथियन जाति के वंशज हैं। टोड ने अपने कथन की पुष्टि में तर्क देते हुए लिखा कि विश्व में के सभी प्रमुख धर्म, चाहे वह बेबीलोनियन हो, यूनान का हो, भारत का हो, मूसा का, इन सभी का विकास मध्य एशिया से हुआ। और प्रथम पुरुष को किसी ने सुमेरु कहा, किसी ने बेकस और किसी ने मनु। इन्हीं बातों के आधार पर टोड का कहना है कि इन बातों से सिद्ध होता है कि विश्व के सभी मनुष्यों का मूल स्थान एक ही था और वहीं से ये लोग पूर्व की तरफ आए। टोड महोदय आगे लिखते हैं कि यूनानी, शक, हूण, यूची सभी विदेशी जातियाँ मध्य एशिया से आई थी, इसलिए राजपूत भी मध्य एशिया से आई हुई विदेशी जाति हैं। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार कर लिया तथा इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी प्रमाणित करने का प्रयास किया। उनका मत है कि यह विदेशी जाति 6वीं शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुई। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर जाति व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया गया। क्योंकि वे शासन करते थे, इसी कारण वे क्षत्रिय कहलाए, अतः उन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में रखा गया और वे राजपूत कहलाए। टोड महोदय ने राजपूतों को शक व सिथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सिथियन और हूणों से मिलते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार वी. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में यकायक प्रकट हुई। इसी आधार पर स्मिथ महोदय ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है और उनका कहना है कि विदेशी गुजरों ने गुजरात को जीतकर उसका नाम अपने नाम पर ही गुजरात रखा है। इसी प्रकार हूणों ने भारतीय परंपराओं को अपनाकर राजस्थान को अपना घर बना लिया। ऊपरी मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत वह अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र को बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सिथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक, कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा वैदिक काल से ही की जा रही थी। अश्वमेघ यज्ञ यहाँ पहले से ही ज्ञात था। अस्त्र शस्त्र पूजा भारत में क्षत्रियों द्वारा हमेशा ही की जाती थी। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। यदि हम इन मतों की समीक्षा करें तो कह सकते हैं कि राजपूत वैदिक क्षत्रियों की भी संतान थे। भारत में प्राचीन काल से ही ब्राह्मणों के द्वारा भी शासन किया जा रहा था, तो उस वर्ग के लोग भी क्षत्रिय वर्ग में सम्मिलित हो गए। इसी प्रकार विदेशी जो आक्रमणकारी जातियां थी जो यहाँ पर आई और वापस नहीं गई, वे भी शासक वर्ग से संबंधित थी, तो वे भी क्षत्रिय वर्ग में सम्मिलित हो गई। इस प्रकार मूल रूप से राजपूत क्षत्रिय थे तथा इनमें अन्य जातियों का भी समावेश था।